हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आपके स्नेह और प्यार से प्रभावित होकर के मैं पार्ट 2 आपके सामने लेकर के आया हूं। और आज हम अध्ययन करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन 2025 फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक शिक्षा, और प्रैक्टिस सेट होगा दूसरा। और पूरा प्रश्न व्याख्या के साथ मैंने इसका हल किया है। और पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, मेरा टैग लाइन है, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। इलाहाबाद में मैं जब अध्ययन करता था तो मेरे दरवाजे पे लिखा था, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। बाकी हमें किसी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना। जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड व्यक्ति है उसी के साथ रहना, उसी के साथ बोलना, उसी के साथ बैठना, उसी से संबंधित किताबों को अध्ययन करना, बाकी कुछ नहीं। पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। आइए हम बहुत सारी बातों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, द ब्यूटीफुल गेम, जिसको हम सुंदर खेल, किस खेल को कहते हैं? इसको जरा हम कलर चेंज कर लें, किसको कहते हैं? तो ये फुटबॉल है, ये सॉकर, ये दोनों एक ही गेम है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी सही है। ए और बी दोनों को द ब्यूटीफुल गेम, जिसको सुंदर खेल के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और चीज जोड़ दिया है, यानी पहला फुटबॉल क्लब की अगर बात आती है तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना 1857 में किया गया था। हम छोटे छोटे प्रश्नों के साथ और भी प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आप नेक्स्ट दूसरा देखते हैं कि कबड्डी खेल प्रतियोगिता में पुरुषों के लिए अधिकतम वजन होना चाहिए। यानी आपने देखा होगा भार वेट कैटेगरी होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग का अलग होता है, कुश्ती का अलग होता है, तो उसमें भार वेट चलता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो भी खिलाड़ी होगा उसका अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। ये पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए हम आपको बता दें कि 85 किलो, यानी 85 किलो से अगर अधिक कोई व्यक्ति है तो वो कबड्डी का खिलाड़ी नहीं हो सकता है। उसे कबड्डी खेलने के लिए मतलब अलाउ नहीं किया जा सकता है। और वही महिलाओं की जब बात आती है तो 75 केजी, यानी हम कह सकते हैं जो महिला है वो महिला का जो अधिकतम वजन होना चाहिए वो 75 केजी होना चाहिए, और पुरुष के लिए 85 केजी होना चाहिए। पुरुष कबड्डी 40 मिनट का होता है, जो 20-20 मिनट का 2 पारी में होता है, और महिला के लिए 30 मिनट होता है और 15-15 का 2 पारी में होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिकतम वजन पुरुषों के लिए 85 किलो और महिलाओं के लिए 75 किलो होना चाहिए। ये हल्का प्रश्न है, लेकिन अगर पूछेगा तो हम फंस सकते हैं। कबड्डी से संबंधित कुछ शब्दावलियों की भी बात कर लेते हैं, जिसको हम बोनस लाइन, ऑल आउट, सुपर रेड, सुपर टैकल, कैट, डिफेंस कैच आदि शब्द की शब्दावलियां है कबड्डी की, जो पूछ सकता है और हम फंस सकते हैं, इसलिए मैं वो भी बता दिया हूं। अखिल भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना 1950 में, और पुरुष कबड्डी का जो फील्ड का माप होता है वो 13x10 मीटर और महिला कबड्डी 12x8 मीटर। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस सेट, जो बार बार अगर हम करते हैं तो परीक्षा में गलतियां नहीं होती है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई होती है। बास्केटबॉल बोर्ड की जो जमीन से ऊंचाई होती है, तो ऑप्शन बी सही है, 3.05 मीटर। यानी बास्केटबॉल जो बोर्ड हुप का ऊपरी किनारा जमीन से 10 फीट करीब 3.05 की ऊंचाई पर होता है। अगर फीट में पूछता है तो 10 फीट और 3.05, इसलिए मैं थोड़ा सा व्याख्या कर दिया कि आपको कहीं से कोई फंसाए ना। नेक्स्ट, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है तो बड़ा इजी प्रश्न, लेकिन मैं बताऊं कि 80% लोग फंस जाएंगे कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल क्या है वो वॉलीबॉल है, और जो क्रिकेट है वहां का लोकप्रिय खेल है। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे हम भारत में जानते हैं, भाई पूछते कब आपका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बहुत सारे लोग होते हैं क्रिकेट है, क्योंकि भारत में क्रिकेट बड़ा लोकप्रिय है। लेकिन राष्ट्रीय खेल तो हमारा हॉकी है। जो यहाँ पे लोकप्रिय जो खेल है श्रीलंका का वो आपका क्रिकेट है, लेकिन वहां का राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पास रहे। स्टर्नम कहां पर होता है? स्टर्नम एक हड्डी है, बोन है, वो कहां पे होता है? तो आपको मैं बता दूं, ये वक्ष में होता है, वक्ष में, सीने में, जिसको हम बोलते हैं।
स्टर्नम या उरोस्थी छाती के बीच में स्थित एक लंबी और चपटी हड्डी होती है। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इसका हम पिक भी आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये दो रिब्स है दोनों तरफ। ये रिब्स है, आप देख सकते हैं। ये जो रिब्स है, ये जो बीच में बना है, इसी को हम बोलते हैं स्टर्नम। इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। और ये जो आपका ये है जो कंधे पे है, इसको हम बोलते हैं यहाँ क्लेविकल। इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। ये होता है आपका रिब्स और ये होता है आपका स्टर्नम, जो आप देख सकते हैं हल्का हल्का पीले कलर में, वो स्टर्नम। इसे वत्स यानी सीने के बीच में चपटा जो हड्डी होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टर्नम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बात पूछ रहा है खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें 28 होती हैं। लोग बहुत कहेंगे 8 होता है, मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया है। जो मस्तिष्क होता है उसमें 8 होता है। मस्तिष्क होता है उसमें 8 होता है। टेम्पल, फर्टलाक्स, टोपल, जो भी 8 जान लीजिएगा। और चेहरे में जो फेस में आपकी 14 हड्डी होती हैं और कान में आपकी 6 हड्डियां होती हैं। अगर इस सबको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है आपका 28 हड्डी। ये पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, वहां थोड़ा हमें सावधानी देखना है। सावधानी में जल्दी में हम लगा दिए, 8 पूछ दिया, 8 भी दे दे ऑप्शन और दे दे तो हम कंफ्यूज जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पूछ क्या रहा है, उसके पूछने का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव में बहुत मतलब रखता है, मायने रखता है। यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए जो है पैरेटल है, ये फ्रंटल हड्डी है, फ्रंटल है, ये है कुछ जाइगोमेटिक है या ऑक्सीपिटल है। ये सारे मतलब आपका ये खोपड़ी जो है, इसमें 8। अगर हम पूरी की बात करें तो इसमें 28 आपके बोन्स हैं। पूरा जो खोपड़ी की बात करें इसमें 28 बोन्स है और फेस में 14 और कान में आपका 6। नेक्स्ट चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती? एक वयस्क, जैसे हम हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप हैं अभी वयस्क हैं, तो आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 206। मुझे भी पता है, इसको जानकारी है, लेकिन आपको बताने का श्रेय कुछ और था। वयस्क मनुष्य में 206 और शिशुओं में 213 हड्डियां होती हैं। जो छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं उसमें 213 हड्डियां होती हैं और जो वयस्क होते हैं उसमें 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य के रीढ़ में 26 हड्डियां होती हैं, 26, और शिशु में क्या होती हैं? 33 होती हैं। वो जो कण जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं 26, 4, 30 यानी 7 हड्डियां, वो आ करके मैनेज हो जाता है स्पाइनल कार्ड में। तो पुरुष में लगभग 71, यानी पुरुष का जो स्पाइनल कार्ड होता है वो 71 सेंटीमीटर और स्त्रियों की जो स्पाइनल कार्ड की जो लंबाई होती है लगभग 61 सेंटीमीटर होता है। तो आप जाने क्यों 206? अभी अगर पूछ देगा एक बच्चे में, एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या क्या होती है, तो 213 बताएंगे, और वयस्क की जब बात करते हैं तो 206 बताएंगे। और यहां कारण भी आपको बता दिया गया कि वो 6 और 213, 206 क्यों है। यहाँ पे 7 हड्डियां बढ़ा देंगे, घटा देंगे, तो ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी हड्डी चल मूवेबल होती है, यानी जो चल होती है, जिसको मतलब मूवमेंट कर सकता है? इसमें से जो है मैंडिबल, जो मैंडिबल आपने बताया ये मैंडिबल हड्डी है, इसी को हम बोलते हैं मैंडिबल बोन्स। दूसरा है कान की हड्डी, जो इसको बोलते हैं स्टेपिज, ये कनवा में जो होता है स्टेपिज। और ये फ्रंटल, ये है आपका फ्रंटल, ये है आपका फ्रंटल। और मैं बता दूं ये और बी दोनों, तो यानी जो सही उत्तर है आपका ए और बी, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। मैंडिबल जो हड्डी, जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, ये सबसे अगर पूछता है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मैंडिबल हड्डी है। और देखिए ए और बी दोनों, यानी मैंडिबल भी चल है और कान की हड्डी भी ये चल। इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, बाकी फिक्स है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं होता है, जिसको हम अचल हड्डी कह सकते हैं। तो आपको हमने यहां बताया। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीवा कशेरुका में कितनी हड्डियां होती हैं? ग्रीवा कशेरुकाओं में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 7 हड्डी होती है। इसमें 7 हड्डी होती है। यहाँ पे देखें, वक्षी कशेरुका में 12 हड्डी होती हैं, यहाँ पे मैंने बताया वक्षी कशेरुका में, और कटी कशेरुका में आपकी
5 हड्डी होती है। जो लंबर वर्टिकल है उसमें 5 होती हैं, वक्षीय में 12 होती हैं, और ग्रीवा जो गर्दन से यहां तक होती है उसमें क्या होती हैं, 7 हड्डी। अक्सर पूछता है कि ग्रीवा कशेरुकाय जिसको हम कह सकते हैं क्लेविकल वर्टिकल कहते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप इसमें 7 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसको मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, यानी वर्तमान में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसलिए हम दोनों चीज यहां लिखेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत न हो। से सम्मानित प्रथम महिला खिलाड़ी, यानी भारत में वो कौन सी प्रथम महिला खिलाड़ी है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया, तो आप जान सकते हैं ऑप्शन ए सही है, कर्णम मल्लेश्वरी। और उनका जो गेम था वो वेट लिफ्टिंग था जिसको हम भारोत्तोलन बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश में इन्हें लौह महिला के नाम से जाना जाता है, यानी कर्णम मल्लेश्वरी को आंध्र प्रदेश में लौह महिला के नाम से जाना जाता है। इनसे कुछ और डिटेल बातें हम यहाँ पे करेंगे। इनको अर्जुन पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया। 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी है। हम कह सकते हैं ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली जो महिला की अगर बात आती है तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। यानी भारत की पहली ऐसी महिला है जो ओलंपिक में पदक जीतने का काम किया था, जिसको हम कांस्य पदक सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने प्राप्त किया था। आइए थोड़ा सा और कुछ इससे रिलेटेड है। इनसे ओलंपिक 2000 सिडनी ओलंपिक पदक कांस्य पदक, भारोत्तोलन जो वर्ग था 69 केजी ग्राम में वेट लिफ्टिंग करती थी और कुल वजन 240 किलोग्राम उठाए थे, और स्नैच में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम। तो इनसे रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं, ओलंपिक आयोजन करने वाला एशिया का प्रथम देश कौन सा था? यानी ओलंपिक खेल का आयोजन तो होता है 5 महाद्वीप की बात इसमें की जाती है तो वर्तमान में 7 महाद्वीप, तो 5 महाद्वीप की बात की जाती है ओलंपिक खेल के माध्यम से। तो पूछ रहा है कि ओलंपिक आयोजन एशिया में प्रथम देश कौन सा है? तो एशिया में जो प्रथम देश है आपका जापान है। जापान प्रथम एशिया का वह देश है जो ओलंपिक खेल का आयोजन कराया था। हमने आपको बताया 1964 टोक्यो जापान में और 1921 टोक्यो है, यानी जापान 2 बार ओलंपिक खेल का मेजबानी कर चुका है। और चीन 2008 में बीजिंग में यह मेजबानी किया था, और दक्षिण कोरिया सियोल जिसको हम कह सकते हैं 1988 सियोल दक्षिण कोरिया भी ओलंपिक खेल का आयोजन कर चुका है। अगर ऐसा पूछता है कि एशिया ने ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार किया है, तो हम बता देंगे कि 4 बार किया है। एशिया ने ओलंपिक खेलों का जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो 4 बार किया। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पष्ट और क्लियर बताने का प्रयास किया। और अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? यानी शरीर में इनमें से कौन सा है जो ब्लड बैंक की तरह काम करता है? तो प्लीहा, ऑप्शन सी सही है आपका, प्लीहा। इसे रक्त के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता। पूछ दिया शरीर में रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, तिलिया बढ़ गया। अभी उसका हम आपको फिगर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन भी कहते हैं, यानी प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन भी कहते हैं और देहाती भाषा में उसको तिल्ली भी बोलते हैं। आइए मैं इसका एक डायग्राम भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोमच है, ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम स्प्लीन बोलते हैं, इसी को हम स्प्लीन बोलते हैं। तो ये जो है आप के शरीर में हम कह सकते हैं ये कब्रिस्तान
के भी नाम से हम जानते हैं, ब्लड बैंक के भी नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक खेल जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता है। इन्हें किस कार्य का देवता माना जाता है? अगर पूछता है कि ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में किया जाता है, तो जीएस देवता। जी, इसके पहले वाली वीडियो में जितना एथेंस में गेम होता था, किस किस देवता के सम्मान में और किस स्थान पे होता था, उन सारे का जिक्र मैंने किया है। तो यहां पे मैं आपको यहां एक बार और जिक्र कर रहा हूं कि यह किस का देवता माने जाते हैं। तो यह तूफान और भाग्य को नियंत्रित करने वाले देवता के रूप में जीएस देवता को जाने जाते हैं। जैसे धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा है। ऊर्जा हमारे सूर्य भगवान देते हैं। तो हमारे यहाँ हर देवता का विभाग बटा हुआ है, वैसे यहाँ भी जीएस देवता का विभाग बटा हुआ था। तूफान और भाग्य को नियंत्रित करने वाला देवता के रूप में जीएस देवता को जाना जाता है। इसलिए इनके नाम पे खेल होता था कि तूफान उफान न लावे, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोसिडान देवता समुद्र का भगवान माना जाता था और एरिस देवता को युद्ध का भगवान माना जाता था और अपोलो देवता को आरोग्य करने वाला भगवान माना जाता था, यानी निरोग कर दिए, बीमारी से दूर करने वाले देवता अपोलो देवता। जैसे कहते शनि के साथी लग गए का, तो लोग शनि भगवान का पूजा करते हैं कि दूर दरिद्रता हमारा दूर हो जाए। इसी तरह से अपोलो देवता आरोग्य करने वाले देवता के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम कि सर्वाधिक संख्या में फील्ड हॉकी में व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। हम कह सकते हैं फील्ड हॉकी में व्यक्तिगत सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद भारत के रहने वाले हैं। इनका जन्म झांसी में हुआ था। मैंने आपको बताया इसके पहले एक प्रश्न था कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है। तो मैं बता दूं कि झांसी में भी मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है, लखनऊ में भी है और दिल्ली में भी है। अब हमें प्रश्न के हिसाब से उसका उत्तर का चयन करना है और बोर्ड किस तरह से क्या पूछने का प्रयास कर रहा है। अगर हमें मुझे लगा स्टेट का अगर नाम नहीं देता है तो दिल्ली लगाए, अगर स्टेट का नाम देता है तो देखिए दोनों में से एक ही देगा, या लखनऊ दे या आपको झांसी दे, आप देख सकते हैं। तो मैंने वहां पे तो मेजर ध्यानचंद के ही नाम पे खेल दिवस यानी 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के जो हम कह सकते हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये झांसी के रहने वाले थे। नेक्स्ट चलते हैं। मेजर ध्यानचंद 570 गोल करके रिकॉर्ड बनाए हैं, इसीलिए कहा गया सर्वाधिक संख्या में फील्ड हॉकी में व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी तो मेजर ध्यानचंद भारत के ये 570 गोल किए थे। दूसरा बात करते हैं सोहेल अब्बास 348 गोल, 348 गोल और जो पाल डिटर्जेंट है वो 268 गोल करके ये तीनों लोग अपना एक वर्चस्व और रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। अभी तक तो इन लोगों का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, भविष्य में रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए। तो हमने देखा कि सर्वाधिक गोल करने वाले मेजर ध्यानचंद 570 गोल किए हैं। तो मैं सोचा कि आपको एक बार ध्यान यहाँ पे इंगित करा दूं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी। लीजिए, अभी तो गोल की बात मैंने किया, यहाँ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो यहाँ पे भी उसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है जान डोहमैन है, जान डोहमैन। ऑप्शन डी सही है कि सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी सर जान डोहमैन। ये बेल्जियम के पुरुष खिलाड़ी हैं जिसने 454 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, 454 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। और नताशा जो केलर है, महिला है, ये कैप्स जर्मनी की रहने वाली है। ये 425 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल करके आप दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला अगर कोई खिलाड़ी है तो सर जान डोहमैन है। बेल्जियम के हैं, ये पुरुष है और 454 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। और नाताशा केलर महिला कैप्स जर्मनी के हैं, 425 अंतरराष्ट्रीय मैचें खेली हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओलंपिक खेल हॉकी में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं,
लेकिन किस तरह से जानते हैं ये अब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको सभी तरह से जनाने के लिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पे देखिए कि यहां पे उत्तर है 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य और कुल 13। पूछता है कि भारत ने अब तक हॉकी में कितना पदक जीता, केवल पदक जीता, ये 13, 11, 12, 13 डाल देगा ऑप्शन। यार क्या है, मुझे तो पता नहीं। एग्जाम बहुत सेंसिटिव होता है, टाइम कम होता है और टारगेट आपके पास ज्यादा होता है, तो बड़ा ही कॉन्सेप्ट यानी इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए कि मतलब वो क्लियर हो। तो 13 बात करते हैं, 13, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। इसका भी मैं डिटेल बता दूं, कब कब स्वर्ण पदक, कब रजत, कब कांस्य पदक प्राप्त किया हॉकी में। तो 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किया 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 की हमने बात किया था, 8 को आपको बता दिया। ये गोल्ड प्राप्त करने वाले वर्ष हैं जब ओलंपिक हुआ था। हर 4 वर्ष एक ओलंपिक के दूसरे ओलंपिक के बीच 4 वर्ष का गैप होता है। 1 रजत पदक 1960 में प्राप्त किया और 4 कांस्य पदक जो 68, 72, 2020 और 2024। तो हम देख सकते हैं 4, 1, 5, 8, 13 पदक आपके सामने आपको दिखा दिए। तो ये प्रश्न रहा। नेक्स्ट चलते हैं कि स्पार्टा में डोरियन जाति को किस नाम से पुकारा जाता था। तो हेलोट्स के नाम से पुकारा जाता था इनको, हेलोट्स के नाम से। और भी कुछ है, जो टैगिटास एक पहाड़ी है जहां पे कमजोर बच्चों को ले आकर के पटक करके मार दिया जाता था कि स्पार्टा के में मतलब कमजोर बच्चा पैदा हो करके राष्ट्र को कमजोर न करे, क्योंकि जैसे वो 7 वर्ष का होता था वो सरकार अपने अधीन उसको ले लेता था और सैन्य प्रशिक्षण देने का काम करता था। तो टैगिटास पहाड़ी पर बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिए जाते थे, जो कमजोर, अपाहिज, रोगी, बीमारी से ग्रसित जो बच्चे थे उनको। नेक्स्ट, साइपेरेशिया 18 वर्ष की आयु में गुप्त सेवा के लिए कहते थे, यानी जो गुप्त सेवा उस शासनकाल को देता था उसको साइप्रेप्सिया कहते थे। और लाइकर्गस यानी स्पार्टा का जो 9वीं शताब्दी में संविधान लिखा था, स्पार्टा का संविधान किसने लिखा, तो लाइकर्गस ने लिखा था। ये प्रश्न कैसे पूछता मैं ये नहीं बताऊं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एनसीसी झंडा का कलर लाल, नीला और आसमानी एकता तथा अनुशासन का प्रतीक है। पूछता है एनसीसी का प्रतीक क्या है, तो मैं यहां बता ही दिया हूं, एकता तथा अनुशासन का प्रतीक है। लेकिन एक चीज और मैं यहां पे जोड़ रहा हूं, एनसीसी अक्षर कितने कमल की माला से घिरा हुआ है। ये देख रहे हैं ना, ये कमल का फूल माना जाता है और ये एनसीसी अक्षर है, ये कितनी कमल माला से घिरे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं, आपको जानकारी है, लेकिन एक बार इसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट, जिसको आप जानिए। ऑप्शन बी सही है, 17 कमल माला से एमसीसी अक्सर घिरा हुआ है। वहां आपको टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं कि अहीं आ जाए तो देख लीजिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के झंडे में 3 रंग, जिसको हम बताएं लाल, गहरा नीला, देखिए गहरा नीला, और ये क्या है आपका आसमानी। ये देखिए ये लाल और ये क्या है नीला और ये क्या है आसमानी, ये तीनों कलर आपको। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1948 को की गई थी। भारत में एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, इंडोर हॉकी खेल का समय अवधि होता है, आउटडोर भी हॉकी होता है, जो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 60 मिनट। और ये क्या होता है, इंडोर हॉकी का समय होता है, ऑप्शन ये सही है, 40 मिनट। 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 10 मिनट के बाद 1 मिनट का आपको ब्रेक होता है, फिर 10 मिनट 3 मिनट का ब्रेक, 10 1 10। इस तरह से अगर आपको पूछता है जोड़ करके तो जोड़ करके बताइए, अगर केवल देता है इस तरह से तो आप 40 मिनट बताइए। आप देख लीजिए। और प्रथम इंडोर हॉकी विश्व कप 2003 लिपजिंग जर्मनी में हुआ था। पूछता है कि प्रथम हॉकी कौन सा इंडोर गेम, इंडोर का मतलब घर के अंदर होता है बड़ा सा, जैसे आप देखेंगे कि बैडमिंटन इंडोर गेम है,
बड़े हाल में कराया जाता है, उसी तरह से ये भी है 2003 जो लीप्जिग जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम विश्व कप हॉकी पुरुष कप कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? तो 1971 बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, और आगामी आयोजन 2026 बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। नहीं, प्रथम विश्व कप की बात की है, और आगे आने वाले 2026 में विश्व कप कहां होगा? तो बेल्जियम जर्मनी में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हुक्स परीक्षण संबंधित है। हुक्स परीक्षण, बहुत सारे परीक्षण की हमने यहां बात किया है। हुक्स परीक्षण वॉलीबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वॉलीबॉल से संबंधित है। यहां पे देखिए, रोजर्स हिथ परीक्षण सॉफ्टबॉल से, और स्कॉट परीक्षण तैराकी से, और मर्फी परीक्षण गोल्फ से, और डायर परीक्षण टेनिस से। इस परीक्षण की भी बात करता हूं। अगर कहीं से घुमा के आपके पूछे तो आपको कोई घुमा ना पाए, इसलिए पहले ही मैं आपको घुमा करके बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और भी परीक्षण की बात करते हैं। फ्रेंच शॉट सर्व परीक्षण बैडमिंटन से, रूल लाज हेलमन और हुक्स परीक्षण वॉलीबॉल से, कंफर्मेशन यंत्र पोस्चर मापन के लिए बना है। यानी अब मापक की भी थोड़ी सी बात मैं कर लिया हूं। कन्फर्मेशन जो यंत्र है वो पोस्चर मापन के लिए बना हुआ है, और फेफड़ों की जो क्षमता है वो स्पायरोमीटर से नापते हैं, और शरीर की जो बनावट है वो डायनोमीटर से नापते हैं, ऊंचाई को स्टेडियोमीटर से नापते हैं, मोशन को गोनियोमीटर से, गिनियो हो गया है मान के चलिए, गोनियोमीटर से नापते हैं, और दिल की धड़कन को स्टेथोमीटर से नापते हैं, स्टेथोमीटर से नापते हैं। तो एक साथ हम बहुत सारे प्रश्न को देने का काम करते हैं, वो फंसा करके नहीं, चार इधर का उधर घुमा करके दे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे टेलीग्राम अगर चैनल से आप जुड़ते हैं तो मैं उस पे सारे पीडीएफ आपको भेज दूंगा, उसके बदले में लूंगा 10 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो कोलेस्ट्रॉल एक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक एस्टेरॉयड है, ऑप्शन सी सही है। कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है, जो इसका मैं कुछ डिटेल बता रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है क्योंकि यह अन्य स्टेरॉयड के साथ 4 जुड़े हुए कार्बन छल्लों की रासायनिक संरचना साझा करता है। विशेष रूप से यह एक स्टेरोल है जो अल्कोहल, जो हाइड्रोक्सिल या OH समूह के साथ लिपिड या एक वर्ग, या इसे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक यानी पानी को आकर्षित करने वाले दोनों गुणों वाला अणु बनाता है। बहुत सारे लोग पानी से बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, पानी की तरफ आकर्षित है, बार बार हथवा धोते हैं, बार बार चौकिया धोते हैं, बीमारी है समझिए। तो जानते स्टेरॉयड नशा अगर ज्यादा किसी चीज का हो जाए तो आपको दिक्कत तो करेगा ही। तो एक एस्टेरॉयड है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है। तो देखिएगा भाई, शरीर में कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा सा समझा के रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये भी बार बार आपसे पूछता है, इसलिए बार बार मैं आपकी रिपीट करा रहा हूं। तो फीमर, शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, यही है फीमर, यही, इसी को हम बोलते हैं फीमर, इसी को हम बोलते हैं फीमर, इसी को हम बोलते हैं फीमर। लेकिन थोड़ी सी एक बात और इसमें मैंने जोड़ दिया, फीमर की जो औसत लंबाई होती है 48 सेंटीमीटर, जिसको 19 इंच भी कहते हैं। हड्डी का नाम फीमर है, यानी इसको अंग्रेजी में फीमर बोलते हैं, हमने लिखा भी है हड्डी का नाम फीमर। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक संख्या में फील्ड हॉकी में व्यक्तिगत गोल करने वाली महिला खिलाड़ी। अभी तो हमने पुरुष मेजर ध्यानचंद की बात की, अब यहाँ पे महिला की भी बात कर ले, ताकि आपको और भी महिला से पूछता तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन ये सही है, पीएटी कोएत्जी है, पीएटी कोएत्जी है, जो व्यक्तिगत हॉकी में सर्वाधिक गोल करने का खिताब इनके नाम है, जो 287 गोल आपने प्रदान किया। 287 गोल आपने किया है फील्ड हॉकी में व्यक्तिगत। कौन? पीएटी कोएत्जी ने 287 गोल आपने किया है। इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ दिया हूं, पहला हॉकी संघ बंगाल हॉकी 1908 में, और भारतीय हॉकी महासंघ 1925 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं कि
अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल दिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको फीह बोलते हैं, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में और वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं। तो थोड़ा सा और इसे से थोड़ी सी बात करते हैं। हॉकी खेल के प्रकार हैं तो आउटडोर और इनडोर, और पहले हॉकी क्लब ब्लैक हीथ हॉकी, यानी दुनिया का पहला हॉकी क्लब ब्लैक हीथ हॉकी रग्बी एंड हॉकी क्लब था, जिसकी स्थापना साल 1861 इंग्लैंड में हुई थी। वहीं भारत का पहला हॉकी क्लब 1885-86 कोलकाता में बना था। भारत का 1885-86 कोलकाता में बना था। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन IIHF की स्थापना कब हुई? तो 1908 में हुई। 1900 यानी 15 मई 1908 में, और मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल आइस हॉकी भी होता है, जान लीजिए, आइस मतलब बर्फ पे खेला जाता है 1908 में। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रथम बार आधुनिक आइस हॉकी मॉन्ट्रियल कनाडा में खेला गया था। पहली बार आइस हॉकी कहां खेला गया था? तो कनाडा में खेला गया था। कब? 1875 में खेला गया, और 1920 में पुरुष, 1998 में महिला हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1998 में महिला में और 1920 पुरुष को ओलंपिक खेलों हॉकी में शामिल किया गया था। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन ए सही, सचिन तेंदुलकर। भाई क्रिकेट के बारे में मेरी थोड़ी जानकारी कम है, रोजा रिकॉर्ड बनता है, बड़ा मैं डिस्टर्ब रहता हूं, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूं सचिन तेंदुलकर है। इस ऑप्शन के हिसाब से कोई ऑप्शन बदल जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज हैं? तो सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन आपका डी सही है, सुनील गावस्कर हैं, तो टेस्ट मैच में सर्वाधिक 10,000 बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट, टेस्ट मैच की एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। एक ही पारी में एक ही आदमी भाई 200 विकेटवा ले लिया, कौन? तो जैसी क्लेकर इंग्लैंड, आप भी 1956 में 10 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो 1999 में ये भी 10 विकेट लिए थे। एजाज पटेल न्यूजीलैंड 2011 में ये भी 10 विकेट लिए थे। यानी ऑप्शन आपका डी सही है। ये तीनों ने 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, अकेले ही मैच को आउट कर दिए। ये तो बड़ी उपलब्धि है किसी भी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रवि शास्त्री। अगर बात करते हैं कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 6 छक्के लगाए हैं, तो रवि शास्त्री भारत के खिलाड़ी हैं। रवि शास्त्री, इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने का इतिहास रखा। अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले युवराज सिंह T20 2007 इंग्लैंड के विरुद्ध आपने लगाया था। एक बात और बात करते हैं, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहां है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के हैं, तो गुजरात में रहेगा, मान के चलिए इनके नाम का है, तो गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं, याद करने का ट्रिक, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 में। पूछता किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट, कीचड़ स्नान प्रचलित था? तो एथेंस में। कीचड़ स्थान कहां पे प्रचलित? कीचड़ स्नान एथेंस में। और कीचड़ स्नान जिसे शिरोमा कहते थे, साधारण पानी का यह एक मिश्रण होता था। कीचड़ स्नान एथेंस में। एथेंस स्पार्टा आपने सुना होगा। पैलेस्ट्रा किस खेल से संबंधित, किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। पैलेस्ट्रा ये फुटबॉल से संबंधित है। और एथेंस में कालांतर में प्राचीन समय में
शारीरिक शिक्षा के स्कूल को पेलेस्ट्रा की संज्ञा दी गई है। एथेंस में पेलेस्ट्रा यानी शारीरिक शिक्षा के स्कूल को पेलेस्ट्रा की संज्ञा दी गई। अगर खेल पूछता तो फुटबॉल से, अगर इस तरह से पूछता तो आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट चलते हैं। कुश्ती और मुक्केबाजी के अध्यापक को क्या कहते थे? तो पेड्रो टाइप कहते थे। ऑप्शन ए आपका सही है। और एकोनास्टिस जैवलिन जो सिखाता था उसको एकोनास्टिस बोलते थे। और टोक्सोट्रेस जो धनुर्विद्या सिखाता था उसको हम टोक्सोट्रेस बोलते थे। तो इनके अध्यापक को इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, धनुर्विद्या प्राचीन जापान में जाना जाता था, यानी प्राचीन जापान में धनुर्विद्या को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए सही है, क्यूडो के नाम से जाना जाता था। और जूडो को आत्मरक्षा के लिए जाना जाता था, और कैडो पटेबाजी के लिए, और सूमो कुश्ती के लिए। जापान में इन नामों से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं हम कि रोम में सार्वजनिक मैदान फील्ड ऑफ मार्स किस नदी के किनारे बसा हुआ था? पूछ दिया, अगर 4 ऑप्शन दे दिया कि फील्ड ऑफ मार्स क्या होता है? सार्वजनिक मैदान होता है जहां पे सब लोग आते हैं। ये टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ था। टाइबर नदी ये तो घुमाने के लिए बाकी नदियों को दिए हैं। टाइबर नदी। समय न गंवाते हुए हम केवल उत्तर के तरफ चल रहे हैं जिससे आपको दिक्कत न हो। जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता है स्वीडन को जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ओलंपिक जो झंडे के छल्ले दर्शाते हैं, महाद्वीप को दर्शाते हैं। महाद्वीप को कौन कौन महाद्वीप ओलंपिक में दर्शाया गया है? तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप। 5 हो गए कि नहीं? एक यूरोप महाद्वीप। नीला, यह नीला और यह पीला छल्ला जो बनता था देखेंगे। अफ्रीका काला और ऑस्ट्रेलिया हरा और संयुक्त राज्य अमेरिका लाल। यानी जो छल्ले आप देखेंगे ऐसे जो बना रहता है, डब्लू का आकार बनाता है। ये 5 कलर 5 महाद्वीपों को संबोधित करता है और भिन्न भिन्न महाद्वीपों का अलग अलग कलर है जिसको हमने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं, मिस्टेक हो गया पेज। अगले ओलंपिक आयोजन के लिए ओलंपिक ध्वज किससे प्रदान किया जाता है? जैसे मान लीजिए अभी जापान में हुआ था 2021 में, 2020 में होना चाहिए था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, 21 में हुआ। तो अगर समापन हो रहा है, खेल का समापन हो रहा है, तो झंडा जो होता है, जो समारोह ध्वज होता है, उतरता है, तो किसके कंधे पे उसे दिया जाता है? यहाँ पे मेयर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री को? नहीं, मेयर को। ऑप्शन ए सही है, मेयर को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष समापन समारोह के अवसर पे उस शहर के मेयर को प्रदान करते हैं। और जिस शहर में अगला ओलंपिक होने वाला है उसके मेयर को यह झंडा प्रदान किया जाता है। तो मेयर को, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बताया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पैरा एथलीट महिला है। पैरा एथलीट जिसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से अब जाना जाता है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही है, दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है और इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, किस खेल में प्रदान किया गया? यानी सबसे अधिक किस खेल के खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद यानी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो निशानेबाजी। ऑप्शन ए सही है, निशानेबाजी। और निशानेबाजी में 8 बार राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार प्रदान किया गया है। निशानेबाजी खेल में सर्वाधिक 8 बार, यानी 8 बार माने इस खेल के खिलाड़ियों को यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को इनाम में दिया जाता था, तो जैतून के पत्तों से बना मुकुट उन्हें पहनाया जाता था प्राचीन ओलंपिक में।
नेक्स्ट चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस खेल प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है? तो आप जानते भी हैं, ये धनुर्विद्या के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि कैंप फायर समिति होती है तो शिविर में, अक्सर स्काउट का जब शिविर लगता है तो रात में कैंप फायर जिसमें मनोरंजन से संबंधित वहां पे बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उसमें अधिकारी गण जो होते हैं वो बैठ करके उसको देखते हैं। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतलब विभिन्न देशों की, विभिन्न प्रदेशों की वहां पे कल्चर वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। तो कैंप फायर समिति होती है, शिविर में होती है, मनोरंजन में नहीं होती है, ये शिविर में होती है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह का माप होता है, क्या होता है? तो 12 गुणे 12 मीटर का ये माप होता है जिसमें जिम्नास्ट अपना करतब दिखाते हैं। जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविग जहान को जिम्नास्टिक का पिता माना जाता है। वहीं जर्मनी के शिक्षक जोहान क्रिस्टोफ फ्रेडरिक और गुटमुत्स को जिम्नास्टिक का दादा कहा जाता है। दादा और पिता दोनों यहाँ पे है भाई जर्मन में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसकी भी जानकारी आपको दी गई। जिम्नास्टिक का मतलब था। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है? नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है? तो ये है आपका वृक्क, जिसको हम बोलते हैं किडनी, जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेफ्रॉन गुर्दे, जिसको हम गुर्दे के भी नाम से जानते हैं, तो गुर्दवा निकाल ले। किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को छानकर मूत्र यूरिन बनाने में मदद करती है। तो वृक्क की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं किडनिया, किडनी, नेफ्रॉन, तो ये से संबंधित है। नेक्स्ट, ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही है, यह जिम्नास्टिक से संबंधित है। इस खेल में जिम्नास्ट हवा में 8 मीटर तक उछलकर मुश्किल ट्विस्ट और जो है समसाल्ट कलाबाजी की एक सीरीज परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये जिम्नास्ट से रिलेटेड है। ट्रम्पोलिन जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट, लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी बैक्टीरिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है लेप्रोसी, जिसको हम कुछ रोग भी कहते हैं। एक पुराना संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन सही बी है, E.L. थानडाइक को। E.L. थानडाइक को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। रक्त प्रवाह किधर बढ़ता है? तो हम बताते हैं, स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ता है। ऑप्शन बी सही है, स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ता है। और स्केलेटल मसल्स, जिन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं, वे पेशियां हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं और आपकी हड्डियों को हिलाने और शरीर को गति प्रदान करने में मदद करती है। थोड़ा सा पानी पीने में प्यास लग गया। नेक्स्ट चलते हैं। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है किस विटामिन की कमी से? तो आप जान सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डाला ही नहीं पाया है। ये मान लीजिए हम विटामिन के लिख देते हैं यहाँ पे, विटामिन के। तो ऑप्शन सी सही है, विटामिन के की कमी से। यहाँ पे लिखे भी है, विटामिन के रक्त के जमने में, थक्का बनाने में मदद करता है। अगर आप विटामिन के आप में नहीं है तो जो रक्त का थक्का नहीं जमा पाएगा और रक्त गिर जाएगा और ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के यहाँ पे लिख लीजिएगा, विटामिन के की कमी से समझिए ब्रेन हेमरेज की खतरा आपके शरीर में बढ़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते ही होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को, शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का। नेक्स्ट चीज को सेल्स बोलते हैं।
आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ किया गया था? तो 4 अप्रैल 1896 में आधुनिक ओलंपिक का शुभारंभ हुआ। और इसके जनक कौन है? पियरे डी कुबर्टिन, यानी हम कह सकते बैरन पियरे डी कुबर्टिन। रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के। ओलंपिक खेल 16 दिनों तक चलता है, यानी 16 दिन तक ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब, ऑप्शन बी सही है, मोहन बागान क्लब। मोहन बागान क्लब भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है। मोहन बागान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और 15 अगस्त 1989 को इस क्लब की स्थापना भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी। पूछता है कि मोहन बागान की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी। और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल क्लब है। बात है कि भारत की तो बात खत्म कर दीजिए, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान क्लब कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में है। और भूपेंद्र नाथ बोस ने इसकी स्थापना की थी। बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? बारामती, कटक, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। बता दिए, कटक दे दिया, उड़ीसा, कटक की जगह उड़ीसा दे दिया, तब कंफ्यूज न हो जाइए। तो कटक वो पूछ ले रहा है, कटक उड़ीसा में पड़ता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ लिया हूं, ईडन गार्डन कोलकाता, जहां पे क्रिकेट का स्टेडियम है, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। थोड़ा मैंने जोड़ दिया है आपको जानकारी के लिए। पूछता है कि भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? तो ईडन गार्डन, जो कोलकाता में है। और इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। 1864 में हुई थी। तो यहाँ भी प्रश्नों की बौछार आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। और एक निवेदन है कि एक लाइक कमेंट अच्छा करें, जिससे मैं प्रभावित होकर के और सारा वीडियो लेकर के मैं लाऊंगा। आप कमेंट या लाइक करें या न करें। नेक्स्ट चलते हैं। बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट्स होते हैं? एक गेम में कितने सब्स्टिट्यूट्स होते हैं? तो 7, क्योंकि यहाँ पे 5 + 7 यानी 12 की टीम बनाई जाती है। 7 जो स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं, 5 ही खेलते हैं। कोर्ट 28 × 15 मीटर का होता है। कुछ बास्केटबॉल से संबंधित हमने शब्दावलियों की भी बात किया। कॉमन फाउल, पर्सनल फाउल, टेक्निकल फाउल, फ्री थ्रो, अंडरहेड, ओवर टाइम, डबल ड्रिबल, फाउल, ले अप, बैक शॉट, जंपिंग शॉट, मैच अप, पासिंग और डाउन टाउन आदि बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावलियां हैं जो पूछ करके आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इसका समाधान यहां कर दिया गया। और बास्केटबॉल का वजन 580 ग्राम से 620 ग्राम तक हो सकता है। और खेल की जो अवधि होती है 40 मिनट, 10 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1950 में आविष्कारक डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 18 जून 1932 में किया गया था। तो बास्केटबॉल से संबंधित कुछ और भी जानकारियां हमने आपको यहाँ पे दिया। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, यह अमेरिका में, वर्जीनिया अमेरिका में स्थित है विश्व का शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय। नेक्स्ट चलते हैं। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, इसमें मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, तो ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम। कैल्शियम 62% भाग कैल्शियम फास्फेट, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है 62%। नेक्स्ट चलते हैं हम। रुड गुल्लिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है। ये किससे है? ये फुटबॉल से है। रुड गुल्लिट नीदरलैंड के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और विश्व के 100 महान खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। इसी को बोलते हैं। रुड गुल्लिट शब्द भी पूछ दिया या किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं कि 110 मीटर की बाधा दौड़ में जो बाधाओं की संख्या होती है
वो 10 होती है। बाधाओं की संख्या कितनी होती है? वो 10 होती है। और नेक्स्ट हम आपको इसके बाद बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ी से हम फंस जा रहे हैं, समय का अभाव मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समय चुरा करके आपको हर हफ्ते 2 तो देने का प्रयास करूंगा। नहीं 2 दे पाता हूं तो 1 आपको जरूर वीडियो दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।